गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एंड बेटा मैंने अभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, जो प्रीवियस चैप्टर था मेरा, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एंड दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है ना। या नाउ लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। न्यू चैप्टर इज द ग्रेविटेशन। सो what is gravitation, yeah, what is gravitational force, or you can also say that gravitational force is force of gravity, ठीक है ना। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स आई विल गिव यू सब एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। या ग्रेविटेशन कह दो यहाँ पे, ठीक है ना, ग्रेविटेशन। न्यू चैप्टर है ग्रेविटेशन। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। बेटा देखो, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि कोई भी स्टोन है या कोई भी पत्थर है, अगर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम और आफ्टर द रीचिंग द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द स्टोन, क्या होता है, दैट स्टोन मूव टूवर्ड्स द अर्थ आफ्टर द हाईएस्ट पोजीशन। मान लो ये स्टोन है, कोई स्टोन है, अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो कुछ टाइम बाद हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचने के बाद अपने वो एनर्जी खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड आफ्टर द हाईएस्ट पोजीशन द स्टोन विल बी मूव टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। जो एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, कुछ समय बाद वो अर्थ क्या करती है, उसको अपने तरफ मूव करती है या फोर्स द्वारा अट्रैक्ट करती है। तो जो फोर्स द्वारा अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, वही ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या यू कैन से दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड आर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ये ट्री है, पेड़ से फल का या फ्रूट्स का टूट कर नीचे गिरना, ठीक है ना। मान लो ये ट्री है, तो यहां से जब जो फ्रूट्स होते हैं बेटा ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, हर समय नीचे की तरफ क्यों आते हैं? वो क्योंकि जो हमारे अर्थ है वो ग्रेविटेशनल मतलब सम फोर्स द्वारा या इस हर चीज को, एवरी ऑब्जेक्ट को अर्थ या अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और वो जो अट्रैक्ट करती है, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स। वो अट्रैक्शन फोर्स ही बेटा बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फॉलिंग रेन्स या रेनफॉल्स, एंड जो रिवर्स होती हैं, वो उनका जो वाटर होता है बेटा, वो जो फ्लो होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्लो होता है, ठीक है ना। एंड मैनी एग्जाम्पल्स यू सी इन योर डेली लाइफ दैट जब कुछ भी होता है ऊपर की तरफ कोई भी चीज फेंकी जाती है, या काइट कभी उड़ाया है, काइट उड़ाते हो, उसके टूटने के बाद क्या होती है, आफ्टर सम टाइम मूविंग इन द स्काई द काइट्स मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद वो क्या होती है, नीचे की तरफ आ जाती है। इसी तरीके बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो समझ में आया इतना, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कि क्या होता है कि हम देखते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इन आवर यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी वन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। मीन्स एक जो ऑब्जेक्ट है जे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा, डिपेंड करता है कि जो बॉडीज हैं या ऑब्जेक्ट हैं इनका मास क्या है, m1 m2,
अगर इनका मास क्या है, बहुत स्मॉलर है, मीन्स बहुत कम है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो विल बी लेस, एंड इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर या हायर, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी आल्सो हायर. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ every object to attract to the another object in our universe. means अगर हमारे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m2, means you can say also say that mass is less of two object, then the gravitational force will be less. If the mass of both object are higher, then the gravitational force applied between the object will be also more. ठीक है ना. अगर इनका मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा. समझ में आया. इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देयर द लॉ. इतना समझ में आया. नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, if the first object, mass of first object is m1 and mass of second object is m2, then they are placed small r distance between, या distance between both objects are या is small r, means distance of both object is small r and mass of first object is m1 and mass of the second object is m2, then there is the force. I have also tell you that if there are two objects in our universe, then both objects are attract each other, and वही बेटा यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं which are placed small r distance, या distance between both objects is smaller and mass of first object is m1 and mass of the second object is m2, then there is the force applied, there is the attraction force applied between them, that force is F, that is force F. क्या, that force is, जो फोर्स अप्लाई होगा इनके बीच में उसको F से डिनोट करेंगे या अट्रैक्शन फोर्स बोला जाएगा F. अब यहाँ होता है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, देन F जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, मीन्स होगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड अगेन जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है उनके बीच की, डिस्टेंस है ना उनके बीच की, उनके जो डिस्टेंस है बेटा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. क्या, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स जो मास है उनका प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाई होगा, और जो फोर्स अप्लाई होगा उनके बीच की डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दैट जो दोनों पॉइंट है इनको मिला दिया जाए वही आपका बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मीन्स फोर्स या कह सकते हो everybody in our universe is attract with each other and the attraction force is directly proportional to their masses and their directly proportional to their product of mass and inversely proportional to the distance या square of distance between two bodies. This is F proportional to m1 into m2, this is F proportional to 1 upon r square. Then you can write down F proportional to m1 m2 divide by r square. ठीक है ना. अब you have to you know that when proportional is eliminated then there is a constant is applied in the
इक्वेशन मीन्स जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बेटा क्या लगा देंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू के इज इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल प्रोपोर्शनल जब भी हटाया जाता है तो के कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यों बिकॉज यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा बेटा जी लगेगा, क्या जी। अब जी क्या होता है, व्हाट इज जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं जी को, क्या यूनिवर्सल भी बोल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस जी इज द, ये डेरिवेशन है, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया। अब तुम्हें यहां से क्या निकालना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि बेटा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज जी इज इक्वल टू वैल्यू जो होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है ना। अब यहां से यूनिट क्या रखोगे, तो यूनिट निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यूनिट निकालते हैं यहां से, कैसे, इतना समझ में आया, इसको सॉल्व कर दें। देखो हमें जी की वैल्यू निकालनी है, मतलब जी की वैल्यू तो है, इसकी यूनिट निकालेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और m1 m2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो जी नीचे आ जाएगा। हमें जी की वैल्यू निकालना है, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, देन द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and into r square, r what is r is the distance between two bodies, then distance is denoted as, या unit of distance is equal to meter, क्या मीटर, और m1 m2 is the mass, मास को डिनोट करते हैं बेटा kg से, kg इंटू kg, तो यहां से क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन kg स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ g, यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर। ध्यान कर लो बेटा, ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। यूनिट ये हो गई तुम्हारी यूनिट, और ये इसकी वैल्यू हो गई। देयर आर मैनी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल विच आर गिवन to your notebook, या which are given to your book, and I will solve one question related to this formula, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल मैं लगा के बता दे रहा हूं आपको। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन ए बॉल of 1 kg mass lying on the ground and mass of earth and radius of earth and value of g। कह रहा है व्हाट इज द फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है ना, किसके बीच में, एक बॉल है और अर्थ के बीच में, ठीक है ना, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। तो इसमें जो इसका मास दे रखा है, इसका मास m1 इज इक्वल टू दे रखा है कितना 1 kg, ठीक है ना। अब अर्थ का मास m2 हो जाएगा कितना 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है ना। इसके बाद रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kg, m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, एंड
रेडियस मीन्स आर की वैल्यू दे रखी है, मीन्स ये रेडियस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 6.4, 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब देखो ये तो केजी में है, ये भी केजी में है, ठीक है ना, लेकिन ये तुम्हारा किलोमीटर में है। अभी हमने बताया था इसका यूनिट क्या होता है, G इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। इसका यूनिट क्या निकाले थे, न्यूटन मीटर निकाला था ना, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। जो जी वैल्यू निकाला था हमने, यूनिट निकाला था जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये होता है तुम्हारा या आर स्क्वायर होता है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखना वहां पे वो स्क्वायर छूट गया था, ठीक है ना, मतलब जी के जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो ये मीटर में है लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में है, तो इसको सबसे पहले हम किसमें, मीटर में चेंज करेंगे। R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, इंटू 1000 मीन्स 10⁻3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻, मीटर, ये भी मीटर। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करना है तुम्हें केवल, और कुछ नहीं, फोर्स निकल आएगा। क्या होता है, F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा F की वैल्यू निकालना है, m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगेगा तुम्हारा, ठीक है ना जी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻−11। या फिर इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है केवल, जी की वैल्यू जे होती है, ठीक है ना, एंड m1 की वैल्यू 1 दे रखी है, m2 की वैल्यू इतनी दे रखी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, बट स्क्वायर लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे, तो या फिर इक्वल टू 9.8 न्यूटन ये आएगा बेटा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, सॉल्व करने का स्क्वायर कर देना, और प्लस माइनस 10 ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, और नीचे वाले ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे। मीन्स कोई भी बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो अर्थ जो है 9.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी हर बॉडी पे या हर ऑब्जेक्ट पे। समझ में आया इतना कि नहीं आया, देख लो। आगे बढ़े, ठीक है, साफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। एक न्यूमेरिकल और ले रहे हैं इससे, देखो एक चीज और ध्यान रखो। अभी जैसे पहले इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने कि अगर टू बॉडीज हैं, ठीक है ना, यूनिवर्स में अगर टू ऑब्जेक्ट हैं तो वो एक दूसरे पे क्या अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। मीन्स अगर स्मॉल मास है,
स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें क्या लगेगा, लेस ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है ना। अगर लार्ज मास है ये, तो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या लगेगा, लार्जर, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है ना। अगर दो बॉडीज हैं, अगर स्मॉल मास है ए और बी का, तो उसके बीच में क्या लगेगा, लेस ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर लार्जर बॉडीज हैं ए और बी ये तुम्हारी, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, कि जैसे अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं ना, लेकिन हर ऑब्जेक्ट या हर बॉडी या एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन वो मोशन क्यों नहीं करते, वो मोशन क्यों नहीं करते, मतलब क्यों नहीं चलते दोनों ऑब्जेक्ट। अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, हमने बताया प्रत्येक यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर यूनिवर्स में, तो उसमें क्या लगेगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन इसमें फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन मोशन क्यों नहीं है बेटा। जब भी फोर्स का मतलब क्या होता है, ए फोर्स, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एनी बॉडी, देन क्या होता है कि ये उस बॉडी को मोशन में ले आता है। अगर स्टॉपिंग पोजीशन में है तो मूव करने लगता है, ठीक है ना, डायनेमिक कंडीशन में ले आता है। तो वही होता है, फोर्स किसी स्टैटिक बॉडी को मोशन में ले आता है। तो यहाँ पे यहाँ मोशन क्यों नहीं होता, क्योंकि लेस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उन बॉडी के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से ये मोशन में नहीं आते या दोनों बॉडीज मूव नहीं करते। ठीक है, समझ में आया। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है बहुत कम अप्लाई हो रहा है, लग रहा है लेकिन लेस लग रहा है, जिसके कारण मोशन नहीं होता इन बॉडीज का, इन ऑब्जेक्ट्स का। एक न्यूमेरिकल और लिए ले रहा है। कह रहा है द मास ऑफ अर्थ m1 6 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून दे रखा है तुम्हारा कितना, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। ठीक है ना, इसको मान सकते हो मास ऑफ अर्थ e ले सकते हो, या मास ऑफ मून एम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन ना हो, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून। इसके बाद कह रहा है दे आर प्लेस्ड, या रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। देखो रेडियस कह रहा है या डिस्टेंस कह रहा है, तो कितना 3.84 इंटू 10 की पावर 15। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर आ गया, क्या आ गया, किलोमीटर। अब मैंने पहले ही बताया था बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है ना कि किलोमीटर, तो यहाँ से इसको चेंज कर लोगे मीटर में, किसमें, मीटर में। 3.84 इंटू 10 की पावर, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, कितने, 1000 से, मतलब 10 की पावर 3 से। तो 3 इंटू 84 इंटू 10 की पावर 18 मीटर। आर की वैल्यू जे आ गई, m1 m2 की वैल्यू जे है। ठीक है ना, यू नो व्हाट इज द फोर्स जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, m1 मतलब me, यहाँ पे लिख सकते हो me भी लगा सकते हो, यहाँ mm भी कर सकते हो। ठीक है ना, me की वैल्यू है तुम्हारी 6 इंटू 10 की पावर 24
इंटू m1 की वैल्यू 7.4 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है ना, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.84 इंटू 10 की पावर 18 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एफ। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे किया जाता है यार, जितनी 10 की पावर से उनको ऐड कर दो यार, तो यहाँ पे 24 प्लस 22 माइनस 11 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 35, ठीक है ना, मीन्स 6.67 इंटू 10 की पावर इंटू ये भी ले सकते हो ना 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर 35 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कर दो 3.84 का होल स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर करोगे 18 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36 आएगा, नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे 18 नहीं बेटा 8 है, शायद गलत लिख दिया है क्या मैंने, तो 15 नहीं है 5 है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ 3 ऐड होगा तो यहाँ पे 18 नहीं है 8 था बेटा, ठीक है ना, 8 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 16। समझ में आया, ये रेडियस में 5 था 15 नहीं था, ऐड कर दिया तो 5 3 8 हो गया, और यहाँ 8 का होल स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 10 की पावर 16। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब 10 देखो बेस इक्वल है 10 की पावर 10 की पावर, जो ऊपर चला जाएगा तो माइनस चला जाएगा, तो 10 की पावर 35 में 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे जितना बचेगा यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, मतलब स्क्वायर कर देना और फिर डिवाइड कर देना, तो यफ की वैल्यू आ जाएगी, यफ इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन्स। क्या यफ की जो वैल्यू आएगी इससे, यहाँ यफ की वैल्यू जो आएगी 2 पॉइंट भी आएगा 0.1 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू। समझ में आएगी नहीं आया, इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। क्या है, जो सोलर सिस्टम है हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट हैं, ठीक है ना, सन है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो क्या है बेटा जो सन, जो हमारा सन है या हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं कि नहीं करते, मीन्स अगर ये सन है और ये बहुत सारे प्लैनेट हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं सर्कुलर, जितने भी प्लैनेट हैं दीज आर मूव इन सर्कुलर, या सर्कुलर मोशन करते हैं। अब सर्कुलर मोशन मैंने बताया था क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर सर्किल में मूव करती है उसको सर्कुलर मोशन करते हैं। अब सर्किल में मूव क्यों करती है, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ, चारों तरफ, या सेंटर ही ले सकते हो इसको, या इसकी चारों तरफ मूव करते हैं। अब ये देखो इसमें अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बताया था कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को जब भी अट्रैक्ट करेगी, अब यहाँ पे अट्रैक्शन ही तो हो रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही मूव कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट किसके चारों तरफ, अराउंड द सन के, जो सन है, ठीक है ना, जे मीन अर्थ मान लो, हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ या अराउंड में क्या करती है, मूव करती है कि नहीं करती। और जो मून होता है वो, जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, ये जो मून होता है, मान लो मून, ठीक है ना,
तो वो किस कारण चक्कर, ड्यू टू द सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स को यू कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि प्रत्येक या एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है या सोलर सिस्टम है वो क्या होता है, इसमें सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, वो चारों तरफ क्या, सन की चारों तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, अराउंड द घूमती रहती हैं, ठीक है ना। तो जो क्यों घूमती हैं, क्योंकि इसमें सेंटीपिटल में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। आप केपलर्स लॉ आएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। देयर आर 3 लॉ ऑफ केपलर्स, या देयर 3 लॉज होते हैं केपलर्स के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू बेटा, ठीक है ना। और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। इट इज हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट दैट यू विल प्रिपेयर योर नोट्स, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होगा, ठीक है ना, वैसे ही मैं सारे स्टूडेंट्स की कापियाँ या नोट्स चेक करूँगा, ठीक है ना। तो चेक कर उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करूँगा, क्योंकि 20 मार्क इंटरनल मिलते हैं। अगर जिसके नोट्स सही होंगे, अच्छे से लिखे होंगे, आई विल गिव द फुल मार्क्स, अदरवाइज नो, आई विल नॉट गिव एनी मार्क्स, ठीक है ना बेटा। तो ठीक है।